साल तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है पीएम विकास का उद्देश्य। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव के परिजनों और करीबियों पर जांच एजेंसियों का कसता शिकंजा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू के बेटे तेजस्वी यादव को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए किया तलब। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की आज ईडी के सामने पेशी। देश में इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड की स्थिति को लेकर आज दोपहर नई दिल्ली में नीति आयोग में एक समीक्षा बैठक में नीति आयोग के सदस्य और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत तमाम उच्चाधिकारी लेंगे हिस्सा। वहीं इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कल की थी एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। और अहमदाबाद टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू। भारतीय टीम ने अपने कल के 36 रन के स्कोर से आगे खेलना किया शुरू। ख्वाजा और कैमरन ग्रीन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए हैं 480 रन। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों के मानक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना है। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। कौशल जैसे क्षेत्र में हम जितना स्पेसिफिक होंगे, जितनी टारगेटेड अप्रोच होगी, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों की बड़ी मदद होने जा रही है। हर विश्वकर्मा साथी को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, ये सुनिश्चित किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों की बड़ी मदद होने जा रही है। इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार हर विश्वकर्मा साथी को होलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रदान करेगी। विश्वकर्मा साथियों को आसानी से लोन मिले, उनका कौशल बढ़े, उन्हें हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट मिले, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल एम्पावरमेंट, ब्रांड प्रमोशन और उत्पादों के बाजार तक पहुंच बनाने की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा उद्देश्य विश्वकर्मा साथियों को बड़ा उद्यमी बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। इसमें ग्राहकों की भी जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है। हमारी नजर सिर्फ स्थानीय बाजार पर ही नहीं है, बल्कि हम ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं।
दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की आज ईडी के समक्ष पेशी होनी है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता से हैदराबाद में 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। कविता को यह सम्मन हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को सोमवार रात इस मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद भेजा गया है। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पिल्लई को 13 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया। इसके अलावा इस मामले में शराब कारोबारी अमनदीप ढल को भी 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि पिल्लई ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पहुंचाने के वास्ते सांठगांठ की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रियल टाइम के आधार पर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP नेटवर्क के जरिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर गहरी नजर रख रहा है। इसके अलावा मंत्रालय मौसमी इन्फ्लुएंजा के H3N2 सब टाइप के कारण रुग्णता और मृत्यु दर की निगरानी करने के साथ उन पर कड़ी नजर रख रहा है। मौसमी इन्फ्लुएंजा के संबंध में सह रुग्णता वाले युवा बच्चे और वृद्धजन सबसे अधिक प्रभावित होने वाले संभावित समूह हैं। अब तक कर्नाटक और हरियाणा ने H3N2 इन्फ्लुएंजा से एक मृत्यु की पुष्टि की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को रोगियों के वर्गीकरण, उपचार प्रोटोकॉल और वेंटिलेटर प्रबंधन पर दिशा निर्देश किए हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने H1N1 मामलों से निपटने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के टीकाकरण के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी है। वहीं इस संबंध में ICMR ने भी एडवाइजरी जारी की है। मौसमी इन्फ्लुएंजा एक तीव्र श्वसन संक्रमण रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये विश्व के सभी हिस्सों में फैलता है और वैश्विक स्तर पर कुछ महीनों के दौरान इसके मामले बढ़ते हुए देखे गए हैं। भारत में हर साल मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामले 2 बार सबसे अधिक दर्ज होते हैं, पहला जनवरी से मार्च तक और दूसरा मानसून के बाद के मौसम में। मार्च के अंत से मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। वहीं देश में इन्फ्लुएंजा H3N2 और कोविड की स्थिति को लेकर आज दोपहर करीब 1 बजे नीति आयोग में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, फार्मा सचिव, DG/ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधिकारी हिस्सा लेंगे। बीते 2 महीने से देश में इन्फ्लुएंजा के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ का दौरा करेंगे और लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का लोकार्पण शामिल है, जिससे यात्रा की अवधि 3 घंटे से कम होकर 75 मिनट रह जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मैसूरू खुशालनगर 4 लेन राजमार्ग का शिलान्यास और IIT धारवाड़ राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में PM मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण और पुनर्विकसित होसपेटे स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे हम्पी स्मारकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे और हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भारतीय स्टार्टअप परितंत्र के विकास संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें तकनीकी परिदृश्य, भविष्य योजना, प्रचालन तंत्र में नवाचार, भारत को वैश्विक कौशल बाजार बनाना, महिला उद्यमिता जैसे विषय शामिल हैं। बता दें कि देश में नवाचार और स्टार्टअप बढ़ाने के लिए NSAC का गठन किया गया था। इससे सतत आर्थिक विकास और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। NSAC में संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के सदस्य और गैर सरकारी सदस्य शामिल हैं, जो विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आज CBI ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए तलब किया है। CBI द्वारा ये उन्हें भेजा गया दूसरा समन है। पहला समन 4 फरवरी को भेजा गया था। इसी मामले में कल प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत करीब 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, कब ये पूछताछ शुरू होनी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास अभी? देखिए, बिल्कुल अभी भी जो तेजस्वी यादव है वो चंद्रशेखर पहुंचे नहीं है सीबीआई मुख्यालय में। हालांकि इससे पहले भी सीबीआई ने सम्मन किया था और तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, और अभी भी सीबीआई की जो टीम है वो उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब के मामले में तेजस्वी यादव को भी लाभ पहुंचा था, ऐसा सीबीआई का कहना है। क्योंकि जिस समय ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ था उस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और रेल मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी की जो पोस्टें थी, पहले स्थायी तौर पर उन पोस्टों पर लोगों की नियुक्ति की गई, लेकिन जब उन लोगों से उनकी जमीन अपने परिजनों के नाम और अपने संबंधियों के नाम और अपने करीबियों के नाम करा ली गई, उसके बाद उन लोगों की नियुक्तियों को कह सकते हैं कि सरकारी किया गया या परमानेंट किया गया। उससे पहले उनकी अस्थायी नियुक्ति की गई थी, और ऐसे कई सारे मामले निकलकर सामने आए। और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पटना के कई सारे लोगों ने इस बात की शिकायत की कि उनके परिवार की जमीन लिखवा ली गई, लेकिन उनके बेटों को नौकरी नहीं दी गई। उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला हाईलाइट हुआ और उसमें सीबीआई ने इसमें मामला दर्ज किया। सीबीआई ने इस मामले की जांच की, और आपने देखा भी होगा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है उनके यहाँ पर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी। अब तेजस्वी यादव का इंतजार है सीबीआई की टीम को, और उनसे कई सारे सवालों के जवाब सीबीआई की टीम चाहेगी, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव सीबीआई मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं। ये नीरज, समय कितने बजे का था? अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं, क्या पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस सिलसिले में कुछ खबर है अभी तक? देखिए, 11 बजे तक तकनीकी रूप से उनको पहुंचना चाहिए। 11 बजे सामान्यतः जितने भी लोगों को सम्मन किया जाता है वो पहुंचते हैं, लेकिन अभी चूंकि 11 बज गए हैं और अभी तक तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, और न ही तेजस्वी यादव की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि वो आज आएंगे या नहीं आएंगे। तो उस लिहाज से सीबीआई की टीम अभी वेट करेगी तेजस्वी यादव का, और अगर तेजस्वी यादव आज नहीं आते हैं तो उनको नेक्स्ट सम्मन दिया जाएगा पूछताछ में शामिल होने के लिए। ठीक है नीरज, इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस मामले में पूरी कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है, राबड़ी देवी से भी पूछताछ की गई है, परिवार के दूसरे लोगों से भी पूछताछ की गई है, तो लालू परिवार की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? अगर इस पूरे मामले को आप देखें और जो कुछ विभिन्न पक्षों की ओर से जो कुछ सामने रखा जा रहा है उसको एनालाइज करने के बाद क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि भले ही ये मामला पुराना है, लेकिन सीबीआई के पास जैसे जैसे नए तथ्य सामने आते हैं, जैसी जानकारी सामने आती है, उसके आधार पर ही सीबीआई रेड भी करती है और पूछताछ भी करती है। आपने देखा होगा कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ हुई है। सीबीआई की जो टीम है राबड़ी देवी के पास पहुंची है, वहां पर भी उनसे लंबी पूछताछ हुई है। इसके अलावा ईडी अगर आप देखें तो ईडी ने भी इस मामले में 24 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की थी, और कई सारे जो तथ्य हैं वो ईडी ने जमा किए थे, क्योंकि सीबीआई जैसे ही इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद ईडी की भी जो टीमें हैं वो सक्रिय हुई, और धन शोधन के मामले के तहत ईडी ने भी अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। तो इस लिहाज से देखें तो लालू प्रसाद यादव और उनके परिजन, और खासतौर से वो लोग जिन्होंने लैंड फॉर जॉब के मामले में लाभ पाया था, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही। शुक्रिया नीरज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सांसदों का एक शिष्टमंडल बहरीन के दौरे पर है। भारतीय शिष्टमंडल आज अंतर संसदीय संघ के एशिया प्रशांत समूह की बैठक में शामिल होगा। भारतीय दल अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में भी भाग लेगा। ओम बिरला अपने दौरे पर विभिन्न देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष G20 देशों के संसदों के पीठासीन अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, और इस वर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले P20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करेंगे।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज हरियाणा की मेजबानी में ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 3 पंचकुला में 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे, जो 14 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में 34 विभिन्न खेलों के 285 मुकाबलों में 2458 प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें लगभग 500 महिला प्रतिभागी शामिल हैं। खिलाड़ियों में सबसे बड़ा दल कर्नाटक का है, जिसमें 202 प्रतिभागी हैं। कुछ मुकाबले चंडीगढ़ और अंबाला में होंगे। हरियाणा इससे पहले भी वर्ष 2002 और वर्ष 2013 में इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर चुका है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित 5वीं ई नीलामी में 11.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया। 5वीं ई नीलामी में प्राप्त अखिल भारतीय भारित औसत बिक्री मूल्य के मुकाबले 2140.28 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं के भंडार को अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य 2197.91 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर बेचा गया। अगली ई नीलामी 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। सरकार ने गेहूं उठाने की प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने की अनुमति दी है। सरकार द्वारा गेहूं और आटे की कीमत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बाजार हस्तक्षेप की दिशा में की जा रही पहल के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया। सना मारिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जारी जंग में सैन्य सहायता मुहैया कराने के लिए फिनलैंड का आभार जताया। वहीं फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा कि हर मोर्चे पर यूक्रेन का समर्थन किया जाएगा। सना मारिन और ज़ेलेंस्की ने सेंट माइकल्स कैथेड्रल में एक समारोह में भी भाग लिया। ईरान और सऊदी अरब ने शुक्रवार को 7 साल की शत्रुता के बाद संबंधों को फिर से स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच दुश्मनी से खाड़ी में स्थिरता और सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था। इससे यमन से सीरिया तक मध्य पूर्व में ईंधन संघर्ष भी हुए। दो प्रतिद्वंद्वी मध्य पूर्व शक्तियों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच बीजिंग में 4 दिनों की अज्ञात वार्ता के बाद इस सौदे की घोषणा की गई। ईरान, सऊदी अरब और चीन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार तेहरान और रियाद उनके बीच राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने और 2 महीने से अधिक की अवधि के भीतर अपने दूतावासों और मिशनों को फिर से खोलने पर सहमत हुए। समझौते में राज्यों की संप्रभुता के सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की उनकी पुष्टि शामिल है। समझौते में सऊदी अरब और ईरान ने 2001 में हस्ताक्षरित एक सुरक्षा सहयोग समझौते को सक्रिय करने पर भी सहमति व्यक्त की। साथ ही व्यापार, अर्थव्यवस्था और निवेश पर एक और समझौता किया। दोनों देशों ने 2021 और 2022 में पहले की वार्ता की मेजबानी के लिए चीन, साथ ही इराक और ओमान को धन्यवाद दिया। समझौते पर ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली शामखानी और सऊदी अरब के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसाद बिन मोहम्मद अल एबन ने हस्ताक्षर किए। इस सब के बीच व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका समझौते की रिपोर्ट से अवगत था। उसने यमन में युद्ध समाप्त करने और मध्य पूर्व में तनाव कम करने में मदद करने के किसी भी प्रयास का स्वागत किया। ब्रिटेन समुद्री मार्गों से छोटी नौकाओं द्वारा प्रवासियों का अवैध आगमन रोकने के प्रयास के लिए फ्रांस को 3 वर्षों में 48 करोड़ पाउंड देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच पेरिस में एक शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इसके लिए अपने देश के योगदान की भी घोषणा की। हालांकि उन्होंने धनराशि का उल्लेख नहीं किया। इस धन का उपयोग 500 अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती और फ्रांस में एक नए हिरासत केंद्र बनाने में किया जाएगा। एलिसी पैलेस में सुनक के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मैक्रो ने कहा कि दोनों देशों के संयुक्त दल ने 30,000 छोटी नौकाओं को समुद्री रास्ता पार करने से रोका और अवैध रूप से देश में घुसने की कोशिश में लगे 500 लोगों को पिछले वर्ष गिरफ्तार किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सरकार के प्रमुख संकल्पों में अवैध प्रवासी नौकाओं को अपने यहाँ आने से रोकना बताया है। अमेरिका में नया बैंकिंग संकट शुरू हो गया है। वहां की शीर्ष 16 बैंकों में शुमार सिलिकॉन वैली बैंक को नियामक ने तत्काल बंद कर दिया है। तकनीकी स्टार्टअप को कर्ज देने के लिए मशहूर SVB फाइनेंशियल ग्रुप के संकट ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में शुक्रवार को हलचल मचा दी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में गिरावट आ गई। नियामक ने एक बयान जारी कर बताया कि संघीय जमाकर्ता बीमा निगम को इस बैंक का रिसीवर नियुक्त किया गया है और बैंक की 210 अरब डॉलर की संपत्तियों को बेचा जाएगा। FDIC से बीमित SVB इस साल डूबने वाला पहला बैंक है।
इससे पहले एफडीआईसी से बीमित आखिरी बैंक अक्टूबर 2020 में डूबा था, जब अल्मेना स्टेट बैंक को ताला लगा था। एफडीआईसी ने एक बयान जारी कर कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक के सभी कार्यालय और शाखाएं 13 मार्च को खुलेंगी और सभी बीमित निवेशक सोमवार की सुबह अपने खाते का संचालन कर पाएंगे। एसवीबी के शेयरों में शुक्रवार को बाजार पूर्व कारोबार में 66% गिरावट आ गई। एसवीबी ने नियामकीय कार्रवाई के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तरी नॉर्वे में संयुक्त वाइकिंग शीतकालीन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में 9 देशों के 20,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। अभ्यास का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण मौसम से निपटना और संयुक्त अभियान की तैयारियों को मजबूत करना है। सैन्य अभ्यास में कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। एक छोटा सा ब्रेक। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। मुकाबले के तीसरे दिन आज भारतीय टीम ने 36 रन से आगे खेलना शुरू किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 480 रन पर समाप्त हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए उस्मान ख्वाजा ने 180 रन और कैमरन ग्रीन ने 114 रन की शानदार पारी खेली। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट झटके थे। आज भारतीय टीम रोहित शर्मा और शुभमन गिल द्वारा मिली अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना चाहेगी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जाएंगे। भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट में 12 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा। ये तीसरी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। इस महीने दिल्ली में आयोजित होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप से पहले भारतीय मुक्केबाजी के सदस्य मीडिया से बातचीत के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने महिला विश्व चैंपियनशिप 2023 के मैस्कट वीरा का भी अनावरण किया। मौजूदा विश्व चैंपियन निखात जरीन और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर इस बार सबकी नजरें रहेंगी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को उम्मीद है कि भारतीय दल इस बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नए कीर्तिमान रचेगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ बीएफआई अध्यक्ष अजय सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारत की महिला मुक्केबाज नई ऊंचाइयां छू रही हैं। मैरी कॉम तक सफर रुका नहीं, उसके आगे लगातार बढ़ता चला गया है। एक के बाद दूसरा खिलाड़ी पहले से बेहतर करने की आग अपने अंदर लेकर चल रहा है। एंड दिस स्पिरिट इज टेकिंग द इंडियन बॉक्सिंग फॉरवर्ड। Big things that we've tried to do is to have more and more championships, international championships in India. And this is the third one. India is the first nation to host 3 world championships. This is the premier event, 74 nations, 350 participants, the largest number of nations ever in a world championship, and the largest number of participants ever in a world championship. So something for all of us to be proud of and happy. आईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 15 से 26 मार्च तक नई दिल्ली में होना है। भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट में 12 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा, जिसमें स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और मौजूदा विश्व चैंपियन निखात जरीन का बेहतरीन खेल भी देखने को मिलेगा। I'm looking forward to represent my country in this world championship and defend my title, but in the different weight category, in the new weight category, that is 50 category, which is an Olympic weight category. So I'm really excited and I hope कि मैं इस बार भी गोल्ड जीत के अपने देश का नाम ऐसे ही रोशन करूं जिस तरह से मैंने लास्ट ईयर किया था इस्तांबुल में। हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे पूरे कोचेस बहुत मेहनत कर रहे हैं
हमें हर चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, BFI बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो आशा करते हैं कि हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोग सभी का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम कोशिश करेंगे हमारे पूरे वेट कैटेगरी में मेडल लाने की। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। इसके बाद भारत 2 बार साल 2006 और 2018 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुका है। इसके अलावा भारत ने साल 2017 में गुवाहाटी में महिला युवा विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भी की है। 2016 से भारतीय मुक्केबाजों ने पुरुषों और महिलाओं की श्रेणियों में 16 एलीट विश्व चैंपियनशिप पदक जीते हैं। उम्मीद है कि महिला मुक्केबाज इस चैंपियनशिप में भी जीत का सिलसिला जारी रखेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। महिला प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट में दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को 2 मुकाबलों में जीत मिली है। अंक तालिका की बात करें तो दिल्ली 4 अंक के साथ दूसरे पायदान पर है, जबकि गुजरात जायंट्स को 3 मुकाबलों में से केवल 1 में जीत हासिल हुई है और टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। ऐसे में गुजरात जायंट्स की कोशिश आज के मैच को जीतकर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति सुधारने की होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।